अगले इम्कानात, क्या मतलब? तू नहीं तो और सही, वो गुनगुनाया। वो नासमझी से इसे देखने लगी। सुनो, मुझे तुमने बहुत बड़ा धोखा दिया है, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मगर वाहिद धोखा जो मैंने किसी से खाया। वो इसके बिल्कुल करीब आकर दृष्टि से बोला। कैसा धोखा? इस पर घबराहट तारी होने लगी। पता है मैं तुम्हें क्या समझा था? वो इसकी ठोड़ी को उंगली से ऊंचा करते मुबहम लहजे में बोला। मैं तुम्हें पारस समझा था, पारस। समझती हो ना, जिससे खाम लोहा भी छू जाए तो सोना बन जाता है। और मैं ख़ुद को सोना बनाना चाहता था, तुम्हें छू कर, तुम्हें अपना कर, ख़ास उल ख़ास, बेहद कीमती, बेश कीमत बन जाना चाहता था। और पिछले 10 सालों से मैं ऐसी किसी पारस की तलाश में था जो मुझे हीरे में ढाल दे। तुम किस्मत से टकराई तो मैं समझा मेरी मेहनत बार आई। मेरी किस्मत को पारस मिल गया। मैं अपनी किस्मत पर नाज़ा था। और वो हंसा। और मुझे क्या मालूम था, किस्मत को मजाक करने की भी आदत है, और वो भी हम जैसे अज़ली पैदाइशी बदकिस्मतों से मजाक करने की। इसने पारस के रूप में मेरी किस्मत में खोटा सिक्का लिख दिया था, पीतल, तांबा, अंदर से खोट खाम। काश काश इस खुले धोखा दही पर मैं इतना बहादुर होता कि तुम्हारी खूबसूरत गर्दन तेज़ धार छुरी से काट कर कहीं उतार फेंकता। तो किस्मत के इस तमस्खुर पर जो जवार भाटा मेरे अंदर उबल रहा है ना, वो कुछ तो उतर जाता। मगर मेरी बेबसी देखो, मैं इस पर भी कादिर नहीं। इसने एक झटके से ऐमन की ठोड़ी को परे किया और तेज़ी से मुड़ गया। ऐमन जो पत्थर की तरह साकित इसके काटदार लफ्ज़ों का वार सही जा रही थी, इसके यूँ मोड़ने पर होश में आ गई। कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़कर? यहाँ नहीं, प्लीज़ शहरयार, सुनो, सुने तो, मेरी बात सुने। वो पागल दीवानों की तरह बगैर दुपट्टे की इसकी तरफ लपकी थी, जबकि वो जैसे भागता हुआ सीढ़ियाँ उतर रहा था। शहरयार प्लीज़, मैं यहाँ नहीं रह सकती, कभी नहीं, खुदा के लिए मुझे साथ लेकर जाएं। मैंने कोई धोखा नहीं दिया, कोई फ्रॉड नहीं किया। आपको सब कुछ सब पहले से बता तो दिया था। प्लीज़ मेरी बात तो सुने, मैं यहाँ नहीं रह सकती, नहीं रह सकूँगी, प्लीज़। वो अंधों की तरह इसके पीछे चौड़ी चौड़ी उखड़ी ईंटों और ऊंचे ऊंचे पायदानों वाली सीढ़ियाँ उतरती चली जा रही थी, और बार बार इसके कदम डगमगाते गैर मुतवाज़न होते जा रहे थे। 2 बार वो गिरते गिरते बची। उखड़ी टूटी फूटी दीवारों का सहारा लेती, गिरती पड़ती इसकी कोहनियाँ छिल गई थी। इसे पता था ये लम्हात हाथ से निकल गए तो फिर शायद वो यहीं रह जाए, कभी भी ना यहाँ से निकल सके। इसने एक ही जस्त में 2 सीढ़ियाँ फलांगी थीं। बीवी हूँ मैं आपकी, यूँ छोड़कर नहीं जा सकते। शहरयार रुक जाएं। वह आखिरी सीढ़ी पर पहुँची थी जब शहरयार इस अहाते का आखिरी मोड़ मुड़ चुका था। वो जो इसके पीछे चिल्लाते भागने लगी थी, एकदम इसकी निगाह शहरयार के गायब होते वजूद से हटकर सामने के मंजर पर पड़ी। इसे यूँ लगा जैसे कोई चट्टान सी उसके ऊपर आ गिरी हो, जिसने पल भर में इसे इस जगह जहाँ वो खड़ी थी अपने वज़न के नीचे इसको दबा डाला हो। वो इस वज़न के नीचे दबी हिलना तो कुछ ऐसी ख्वाहिश भी नहीं कर सकती थी। वो ये भी भूल गई कि वो किसके पीछे भाग रही थी और क्यों भाग रही थी। न जाने कितने पल यूँ ही साकित बेहिस्सो हरकत खड़े गुजर के इसे खबर नहीं हो सकी। वो वहीं खड़े खड़े इन्हीं कदमों पर बैठ गई थी, हैरत ज़दा, हरासां, वहशत ज़दा। उसकी नज़रों के सामने जो मंज़र था, इसने तो ऐसा कोई मंज़र अपनी आँखों से कभी नहीं देखा था। तो ऐसा अनोखा मंज़र देखकर कैसे पलकें झपक सकती थी। वो बेखुद से बैठी सामने तकी जा रही थी। हम अज़ली पैदाइशी बदकिस्मत लोग हैं। मैं जो कहता था मुझे गुर्बत से नहीं, गरीब से नफ़रत है। वो खुद जानबूझकर गुर्बत जैसी काबिल नफ़रत दलदल में धंसा रहना चाहता है। आज वही गलीज़ दलदल मुझ पर हंस रही है। वो जितना सोचता जाता, गौर करता जाता, इसे अपना आप और भी हकीर दिखाई दे रहा था। मगर मैं ख़ुद को यूँ लाचार होकर ज़ाया नहीं करूँगा। मैं जो दूसरों का तमस्खुर उड़ाता था, अब दूसरों को ख़ुद पर हंसने का मौका दूँ? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। अभी तो बहुत ज़िंदगी पड़ी है बनाने के लिए, संवारने के लिए। मुझे एक ही शिकस्त पर यूँ हौसला नहीं हारना चाहिए। वो इस कश्मकश में हफीज़ विला भी जाकर हो आया था। इर्द गिर्द से सारी मालूमात ले आया था, जिससे इसके हौसले और भी टूटे थे। घर सेल हो चुका था। वो राशिद साहब के साबका पार्टनर यूनुस रहीम के सेक्रेटरी से भी लड़ रहा था, जिसने इसे बोगस फिगर्स दिए थे ताहिर हफीज़ की छोड़ी प्रॉपर्टी के बारे में, और हर जगह ऐमन का सच खुद को मनवाता नज़र आ रहा था। अगर इसे 40-50 हज़ार से ज़िंदगी शुरू करनी होती तो कई बरस पहले ऐसा कर चुका होता। सच शुक्र कि इसने जज्बात में आकर ऑफिस जॉब से रिज़ाइन नहीं दिया था। अब भी वो ऑफिस में रिजवान और अपने हॉस्टल के दूसरे साथियों से कई दिनों से छुपता फिर रहा था। इस बार इसने दूसरे हॉस्टल में कमरा लिया था, वो भी किसी रूममेट के बगैर, खुद ही। अभी तो वो खुद अपने साथ अपनी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, और किसी और की क्या करता। अभी तो सोचने को कुछ नहीं बचा था सिवाय ख़ुद को लान तान करने के। कई बार दिल में उबाल से उठते कि इस चीट लड़की को डाइवोर्स पेपर्स भिजवाते। फिर हक महर के 5 लाख रुपयों का ख्याल आ जाता जो इस मक्कार बुढ़िया ने धोखे से निकाहनामे पर लिखवा दिए थे।
اگرچہ حق مہر سے جان چھڑانے کا اس کے پاس معقول جواز موجود تھا کہ اس نے کون سا حق کے زوجیت استعمال کیا تھا جو حق مہر ادا کرتا پھرتا، مگر اس کے باوجود وہ اب اس معاملے کے بارے میں کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ کیا بات ہے، یاروں سے کہاں چھپے پھرتے ہو؟ کئی دنوں سے آفس آ رہے ہو، مجال ہے بندہ آ کر سلام دعا ہی لے لے۔ بلکہ 2 بار تمہارے کیبن میں آیا ہوں حضرت غائب۔ ہم نے کہا جناب کیا چکر ہے؟ اس روز وہ اپنے کیبن میں بیٹھا بری طرح سے سگریٹ پھونکتے ہوئے سوچوں میں غلطہ تھا کہ رضوان بنا دستک دیے اندر چلا آیا۔ اس کا مزاج بری طرح سے کڑوا ہوا تھا۔ یہ اندر کیا کسی سین کی شوٹنگ ہو رہی ہے جو تم نے ہر طرف دھواں دھواں منظر پھیلا رکھا ہے؟ شہریار، تم اور سگریٹ، ناقابل یقین۔ وہ بنا اجازت لیے اس کے سامنے کرسی سنبھال چکا تھا، اور ان ابتدائی جملوں کے بعد اس نے جو سوال جواب بکواس شروع کی تھی، پھر اسے روکنا شہریار کے بس میں نہیں تھا، اور اس کا آخری نتیجہ شدید تلخ کلامی کی صورت میں نکلنا تھا۔ وہ لاوا سا جو اس کے اندر پک رہا تھا۔ اتنے دنوں سے اگر رضوان کی معمولی چھیڑ چھاڑ سے پھٹ نکلا تو پھر کچھ بھی ہو سکتا تھا، اور اس کچھ بھی سے بچنے کے لیے شہریار ایک جھٹکے سے اٹھا اور ایکسکیوز میں کہہ کر بنا رضوان کی طرف دیکھے باہر نکل گیا۔ اس کا باپ گدھا گاڑی چلاتا تھا اور بے حد معمولی دہاڑی دار مزدور اکثر خالی جیب گھر لوٹا کرتا تھا۔ اس کا مریل بالکل چھوٹے قد کا کمزور گدھا ایسی حالت میں ہوتا کہ ابھی گرا اور ختم، جسے اس کوڑے والے احاطے کے پاس اوپر سے آتے پائپ کے ساتھ باندھ کر وہ کھوں کھوں کرتا اوپر چلا آتا۔ ایک کمزور انسان، ایک کمزور مریل متکوک کھڈیوں کے پنجل جیسا مفلوق الحاق بوڑھا جو ادھیڑ عمری میں ہی بوڑھا لگنے لگا تھا، اور جس سے اپنی عمر کے داخل سالوں میں شہریار کو نفرت سی ہو گئی تھی۔ وہ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی کسی نہ کسی کونے میں چھپ جاتا۔ ان کے گھر کا چولہا ہفتے کے 5 دن ٹھنڈا ہی رہتا تھا۔ اس کی ماں اس کے باپ سے بھی زیادہ کمزور مریل سوکھی سڑی بیمار بڑھیا تھی، جن کے منہ سے ہر وقت تسبیح کے دانوں کی طرح ایک ہی ورد جاری رہتا، ہائے ہائے ہائے۔ وہ بمشکل گھریلو امور کے کچھ فرائض ادا کیا کرتی تھی۔ اس کی ماں، اس کا باپ ازلی پیدائشی غریب اور بدقسمت تھے، اور اسے دیکھ کر بچپن ہی سے زندگی کی ضرورت سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ حالانکہ کوٹڑی میں اور بھی سب لوگ ایسے ہی تھے، اسی طرح زندگی بسر کرنے والے۔ ابا کچھ کما کر لاتا تو آتے ہوئے سبزی دال آٹا چاول، کسی دن ذرا زیادہ پیسے ہوتے تو گوشت قیمہ انڈے بھی لے آتا، ورنہ عموماً وہ ڈنڈے جیسے سوکھے سڑے بازو جھلاتا، پیون لگی تہمت کو سنبھالتا، سیڑھیاں چڑھتا اوپر آتا تھا۔ اس کے اماں ابا نے کل 14 بچے پیدا کیے، جن میں سے زاہدہ باجی کا پہلا نمبر اور اس کا اپنا 10واں نمبر تھا۔ بیچ کے سارے بچے اتنے کمزور، نامکمل، ادھورے اور مریل ہوئے تھے کہ اکثر دنیا میں آ کر سانس بھی نہ لیتے اور واپسی کے لیے دوڑ پڑتے۔ ان کا آنا اور جانا دونوں پر ہی اماں ابا کو اس نے ایسا مطمئن، ایسا چپ پایا جیسے انہیں پتہ ہوتا تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی بس ایک آدھ سانس سے زیادہ ان پر بوجھ نہیں ڈالے گا، اور اسی طرح ہوتا بھی تھا۔ صرف ایک بار اسے اماں بالکل ویسی ماں لگی جیسے وہ اپنے خوابوں میں سوچا کرتا تھا، کریپ کا نیلا جوڑا پہننے جس پر سرخ رنگ کے گلاب کڑھے ہوئے تھے، اور نیلا 4 چنٹ کا دوپٹہ جس کے کناروں پر سرخ کروشیے کی بیل تھی، بیل لگی ہوئی تھی۔ اماں نے چاندی کے بڑے بڑے بالے، چاندی کے 2 کڑے اور ناک میں چاندی کی سرخ رنگ والی لونگ پہن رکھی تھی، اور شہریار کی یادداشت میں محفوظ اس کے بچپن سے لڑک پن تک کا واحد خوشیوں بھرا دن جب ابا بھی اسے ابا جیسا نظر آیا، سفید براق تہمت میں سفید کرتا پہنے، کندھے پر سبز نیلی ڈبی والا رومال رکھے، آنکھوں میں سرما لگائے۔ وہ زاہدہ باجی کے آنے والی بارات کے استقبال کے لیے دوسرے مردوں کے ساتھ کوٹڑی کی صحن میں لگے شامیانے کے باہر کھڑا پہلی بار اسے اچھا لگا، اور اس کے علاوہ اس کی یادوں کی پوٹلی میں کانٹے ہی کانٹے تھے، جسے کھولتے ہی اس کے ہاتھ لہو لہو ہونے لگتے۔ اور جب زاہدہ باجی شادی کے 10ویں مہینے بچہ جننے اماں ابا کے 2 کمروں کے اس مختصر احاطے میں آ گئی تو اس کا جی چاہتا کہ وہ کہیں بھاگ جائے، اور پھر زاہدہ باجی نے اماں کی سیٹ سنبھال لی۔ شادی کے 5 سالوں میں اس نے اماں کی طرح 5 بچے پیدا کیے، اور اس کے 5ویں بچے کی پیدائش کے 3 مہینے بعد اماں پھر اسے قیامت خیز مرحلے سے گزر رہی تھی، جس سے گزرنے کی اب اماں کے بوڑھے بدن میں ہمت نہیں تھی۔ نہ جانے کیا مشکل تھی، ابا جو اکثر دائی بلانے کے حق میں بھی نہیں ہوتا تھا، اس بار خود جا کر محلے کی لیڈی ڈسپینسر کو لے آیا۔ 4 گھنٹے موت و حیات کی کشمکش رہی، اور بالآخر نہ بچہ اس دنیا میں آ سکا نہ اماں بچ سکیں۔ اف، کیسی چیخیں اور بین تھے جب اماں کا جنازہ اٹھا۔ زاہدہ باجی اور ابا کے واسطے بھی اماں کو اب جانے سے نہیں روک سکتے تھے۔ اسے اماں سے پیار تھا یا نہیں اس کا پتہ اسے بھی نہیں تھا، مگر اس رات جب ابا اماں کی لحد میں اتار کر آنے کے بعد خالی خالی سا بیٹھا اماں کی خالی مسحری کو تکے جا رہا تھا،
तो इसी मसहरी के पाए के साथ लेटे शहरयार को अनोखा सा इत्मीनान, एक कमीनी सी खुशी अपने अंदर तक उतरती महसूस हुई। इसने आंखें बंद करके अम्मा को विक्ट्री का निशान भी बनाकर दिखाया था। शायद अब्बा की ज़िंदगी की वाहिद वजह अम्मा थी। इसके जाने के बाद अब्बा के पास जीने का जवाज़ ही नहीं रहा। जब जाहिदा बाजी के न जाने कौन सा बच्चा पैदा होने वाला था, पिछले बच्चे की पैदाइश से लेकर इस बच्चे के पैदा होने तक इसका जिस्म जो किसी फुटबॉल की तरह फूलना शुरू हुआ था, इसमें दिन ब दिन कमी आने के बजाय इजाफा ही होता जा रहा था। और इस बच्चे की पैदाइश के फ़क्त 2 हफ्तों बाद अब्बा भी चुपके से उठकर अम्मा के पास चल दिया। अब्बा के जाने पर भी इसकी आंखें नमनी हुई थीं। इसके बेहिस दिल को यूँ लगा जैसे इसके कंधे पर रखे 2 भारी पत्थर किसी ने चुपके से उतार लिए हों। अम्मा अब्बा का ये 2 कमरों का अहाता जाहिदा बाजी के लिए महल था, इसलिए वो हर बच्चे की पैदाइश पर आराम से इधर आ जाती। एक दिन खबर आई कि जाहिदा बाजी का खाविन जो मिस्त्री किसी ज़ेर तामीर मकान की छत से गिरा और जाँ बहक हो गया। इस वक्त ये जुगनू पैदा हुआ। वो ये कुटड़ी हमेशा के लिए छोड़कर चला आया, एक नई दुनिया दरियाफ्त करने, गुरबत और जहालत की दलदल से पाक। वो तो शायद कभी पलट कर इधर ना आता अगर ये मक्कार अहमद ज़िद ना करती। महज इसका दिल जीतने की खातिर इसे यहाँ ले आया। जो पहले ज़रा सा भी यकीन होता इसके साथ हाथ हो चुका है तो वो अहमद पे वही लानत भेज के चला आता जैसे अब। इसे बड़ी ज़ोर की ठोकर लगी थी। राह में पड़ी इस ईंट से वो पकड़कर नहर के किनारे बैठ गया। नहर का गदला पानी हौले हौले रवां था। इस पर झुके पेड़ों के साए इन पानियों के साथ मुतहर्रक भी थे। इसने सर उठाकर ढलती शाम को देखा। आसमान पर कहीं कोई परिंदा उड़ रहा था। अभी ऊंची शाखों पर धूप की सुनहरी छाया मौजूद थी। जो भी हो जाए इस दलदल से पीछा छुड़ा कर रहूँगा। मुझे इस काबिल नफ़रत दुनिया में जाकर ना तो रहना है ना इसका हिस्सा बनना है। मुझे अपने वजूद को मनवा कर रहना है। कीड़े मकोड़ों की तरह इस दुनिया के कदमों तले कुचले नहीं जाना। मैं ख़ुद को मनवा कर रहूँगा। क्या हुआ जो एक ठोकर लगी, मुँह के बल गिर भी गया तो उठने का हौसला है मेरे अंदर और मैं उठ चुका हूँ आज से। ये अफसरदगी, ये कनौतियत ख़त्म। जिस नई दुनिया की दरियाफ्त का मैंने ख़ुद से वादा कर रखा है, मैं ना सिर्फ इसे दरियाफ्त करूँगा बल्कि इसे फ़तह भी करके दिखाऊँगा, चाहे मुझे कितनी ठोकरें क्यों ना लगें। एक ठोकर की क्या बात। पैर का अंगूठा सहलाते हुए उठ खड़ा हुआ, बालों पर हाथ फेरा। मुझे ज़िंदगी के उफ़क़ पर जगमगाना है, डूबते सूरज की रोशनी बनकर नहीं, पहले चाँद की रोशनी बनकर। दिल में बांधता इरादे नहर की मुखालिफ सिमत चल पड़ा। शहरयार, तुम एयरपोर्ट चले जाओ, साथ खुर्रम और शहजाद को भी ले जाओ। इन दोनों को डिलीवरी के बाद फैक्ट्री भिजवा देना और हमारे सामान के साथ ब्राउन कलर के 2 पैकेट्स भी होंगे। वो इम्पोर्टेड हाउस मेडिसन है, वो तुम अलग कर लेना। और ये कार्ड रख लो, इस एड्रेस पर ये दोनों पैकेट पहुंचा देना। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, रज़ा साहब ने उसे बिठाकर कहना शुरू कर दिया। और वो वहाँ जैसे ही वो पैकेट वसूल कर लो मुझे इन्फॉर्म कर देना। मैं करीम साहब को इत्तला कर दूँगा तुम इनके मतलूबा पैकेट्स लेकर आ रहे हो। इसने उनके हाथ से लिए कार्ड की तरफ देखा। महमूद करीम चीफ सेक्रेटरी का नाम लिखा था और नीचे कोई एड्रेस। सर ये एड्रेस तो मेरे ख्याल में शहर से बाहर किसी जगह का है। एड्रेस पढ़ते हो बोला। हाँ, ये इनके फार्म हाउस का एड्रेस है। आजकल वो वहीं है। ना भी हुए तो इनके मुलाजिम वगैरह होंगे या पीए जो पैकेट वसूल कर लेंगे तुमसे। इन्हें इन पैकेट की फ़ौरी ज़रूरत है। न जाने घोड़ों की कौन सी बीमारी है जिसके लिए उन्होंने ये अर्जेंट मंगवाई है। बहरहाल तुम इस काम को मुकम्मल करके बेशक ऑफ कर जाना, क्योंकि वहाँ से आते हुए तुम्हें वैसे भी रात हो जाएगी। अब तुम जाओ। वह सर हिलाते हुए बाहर निकल आया और इनका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त था। एयरपोर्ट के लाउंज से सामान डिलीवर करवाते फिर लोड करवाते, दोनों पैकेट्स लेकर निकलते हुए इसे शाम हो गई थी। वो शहर से बाहर इस जंगल नुमा फार्म हाउस में पहुंचा तो शाम गहरी हो चुकी थी। फार्म हाउस का गेट बंद था और दूर तक जाती पतली सी सड़क बिल्कुल वीरान थी। वो गाड़ी बाहर ही रोक कर किसी शख्स की तलाश में इधर उधर देखने लगा। अरे साहब, किससे मिलना है? न जाने कौन सी झाड़ी के पीछे से मलेशिया रंग का सूट पहने, क्लाशनकोफ कंधे से लटकाए, वो बड़ी बड़ी मूछें और आंखें लिए पठान गार्ड निकल कर उसके सामने आया था। लम्हा भर को वो गड़बड़ा सा गया। ये मेरा मतलब ही फार्म हाउस महमूद करीम साहब का है, वो मौजूद हैं? इसने कुछ हकलाते हुए कार्ड निकाल कर इसके सामने किया और इसकी तरफ देखने लगा। अब गेट खोलता है, सीधा गाड़ी लेकर चले जाओ। दाएं हाथ उनका बंगला है और साहब अंदर ही है। इसने कार्ड पर नज़र दौड़ाते जैसे तसल्ली किया, लपक कर गेट खोल दिया। शैतान की आंच जितनी तवील राहदारी सी थी और यह वो सड़क थी। इर्द गिर्द घनी झाड़ियाँ अब घने गुंजान दराज कामत दरख्तों में बदलती जा रही थी। सड़क अब भी सीधी जा रही थी। इसमें दाएं हाथ मोड़ आ गया था। इस खान के बच्चे ने कहा था कि दाएं तरफ मुड़ जाना। इसने एक लम्हे के लिए सोचा और गाड़ी दाएं हाथ मोड़ दी। एकदम से मंजर बदल गया था।
दाईं तरफ दूर तक फैला निगाहों को फरहत बख्शता हरा भरा मैदान था। इस हरे भरे ग्राउंड में दूर से दो घोड़े कहीं से भागते हुए आए थे। ज़रा नज़दीक आने पर शहरयार ने देखा कि एक गहरे ब्राउन रंग और चमकीली जेल्द और रेशमी घने बालों वाला घोड़ा था, तो दूसरा ऐश ब्लैक कलर का जिसकी रेशमी जेल्द शाम के गहरे होते सायों में भी दूर से नुमायाँ लग रही थी। दोनों के ऊपर दो लड़कियां बैठी थी, लॉन्ग शूज़ पहने, मुकम्मल हॉर्स राइडिंग गेटअप में। दोनों अच्छी खासी माहिर घुड़सवार लग रही थी। वो इन दोनों की तरफ देखते गाड़ी खुद ब खुद रोक चुका था और एक टक उनकी तरफ देखे जा रहा था। दोनों घोड़ों की रफ्तार मैदान के दरमियान तक पहुंचने पर सुस्त होते होते थम चुकी थी। अब वो इनकी बागें ढीले हाथों में लिए आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ रही थी। शहरयार मुकम्मल महवियत के साथ इन्हें देख रहा था। ऐसा मंजर इसने पहली बार देखा था, तो इसका महव होना लाजमी था। हे, हाउ आर यू? सिया घोड़े वाली हसीना ने दूर से चुटकी बजाते हुए बुलंद आवाज़ में इससे पूछा था, और इसकी महवियत टूटी थी। मैं जी, वो बोलने लगा तो फिर इसे ख्याल आया यूँ गाड़ी में बैठे बैठे जवाब देना तो खासा मकाना पाना है। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। वो दोनों भी अब घोड़ों से नीचे उतर चुकी थीं। परली तरफ से एक साइस दौड़ता हुआ आया और दोनों घोड़ों की लगामें उनके हाथों से लेकर उसी जानिब चल पड़ा जिधर से आया था। दोनों गहरे गहरे सांस लेती मैदान के किनारे लगी फूलों की बाड़ को फलांगती इसके सामने आ गई थी। किससे मिलना है? एक लड़की जिसका कद पहली से दराज था, जो ब्लैक घोड़े पर सवार थी। इस निशाने को शहरयार के लिए याद रखना ज़्यादा आसान था। इसने मुकम्मल ब्लैक आउटफिट पहन रखा था। इस काले रंग के हिसार में वाहिद जगमगाती चीज़ इसका दूधिया चेहरा था, जो शाम के अंधेरे में भी खूब चमक रहा था। इसकी स्याह चमकती आंखें खूब बड़ी बड़ी और घनी पलकों से ढकी हुई थीं। वो इससे मुखातिब हुई थी। शहरयार ने हाथ में पकड़ा कार्ड उसके आगे कर दिया। अच्छा, करीम अंकल से मिलना है, आ जाओ। इसने बड़ी नज़ाकत से कार्ड उंगलियों के दरमियान पकड़ा था और इसे पीछे आने का इशारा करते हुए आगे बढ़ गई, जबकि पहले वाली लड़की उनसे काफ़ी आगे जा चुकी थी। थोड़े ही फासले पर कैन की कुर्सियां और टेबल सजी थी, जिस पर रेड ब्राउन आउटफिट वाली लड़की बैठी मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। आ जाएं, बैठ जाएं, मैं किसी मुलाजिम को बुलवाती हूँ, वो आपको करीम अंकल के पास ले जाएगा। इसे साथ लेकर आने वाली लड़की बड़े इखलाक से बोली थी, तो वो मुतासिर होते कुर्सी पर बैठ गया। लड़की के चेहरे पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट थी। मुझे रबाब कहते हैं और ये मेरी कज़न कम दोस्त शीला है, और आप? बेतकल्लुफ़ी से अपना तारुफ कराते हुए इसे दरियाफ्त करने लगी। मुझे शहरयार कहते हैं, पूरे एतमाद लहजे में बोला। कहते हैं वरना आप हो नहीं? शीला फ़ोन से फारिग होकर मुस्कुराते बोली। शहरयार का एतमाद डगमगाने लगा, जबकि रबाब खुलकर मुस्कुरा दी। कम ऑन यार, इनका नाम है। इसने पता नहीं क्यों सफाई दी। मैंने कब कहा उनका नाम बदनाम है? ज़ाहिर है खुद से बता रहे हैं तो यही नाम होगा। फिर से भौंडे अंदाज में बोली। शहरयार मुरव्वतन मुस्कुराने लगा। माफ़ कीजिएगा, शीला की आदत है ऐसे हल्के फुल्के मजाक करने की। रबाब फ़ौरन माजरत खाना अंदाज में बोली। शहरयार को वो और भी अच्छी लगी। इसकी खिफ़त कम होने लगी। इसी वक्त मुलाजिम लेमोनेड लेकर आ गया और इन तीनों को सर्व करने लगा। देखो अंदर जाकर करीम अंकल को इत्तला दो, आपका कोई कार्ड? रबाब मुलाजिम से बात करते अचानक इससे पूछने लगी, तो शहरयार ने अपना कार्ड निकाल कर इसे पकड़ा दिया। क्या नहीं साहब, आपसे मिलना चाहता है। कार्ड मुलाजिम को देते हुए बोली, मुझे रज़ा हामदी साहब ने भेजा है, बता दीजिएगा। सर हिलाते हुए थोड़ी दूर वाक़ रिहायशी इमारत की तरफ बढ़ गया। वो लेमोनेड के सिप लेने लगा। वो दोनों आपस में बातें करने लगी, और वो कोशिश के बावजूद उनकी एक बात नहीं समझ सका, क्योंकि दोनों इंग्लिश में बात कर रही थी। मगर वो कौन सा इंग्लिश से नाबलद था, मगर जिस एक्सेंट और जिस कॉन्वेंट लबो लहजे के साथ रवां अंदाज में वो बोल रही थी। शहरयार का दिमाग अभी एक लफ्ज़ को समझने की कोशिश कर रहा होता, वो दूसरे के ताक़ुब में दौड़ने लगता। उनकी रवानी के आगे बेबस होकर वो बुत सा बनकर बैठ गया था और सिर्फ लेमोनेड को एंजॉय करने लगा। ग्राउंड के गिर्द लगी पूल लाइट्स जल उठी, जैसे किसी ने दिए से रोशनी कर दी हो। फार्म की मरकज़ी इमारत भी दुधिया रोशनियों से जगमगाने लगी थी। सिर्फ वही रविश जिसके एक तरफ वो बैठते थे, उसकी रोशनी मध्यम थी। आपको नवीद साहब बुलवा रहे हैं। इसी वक्त मुलाजिम ने आकर इससे कहा, तो वो इजाज़त तलब नज़रों से दोनों की तरफ देखता हुआ उठ खड़ा हुआ, जो अभी तक महवे गुफ्तगू थी और इसकी तरफ तो बिल्कुल भी मुतवज्जा नहीं थी। वो मुलाजिम के साथ चलता हुआ मरकज़ी इमारत के मुख्तसर से मार्बल कॉरिडोर के बैरूनी कमरे के खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। रूम सेटिंग बिल्कुल सादा थी। सिर्फ एक वेलवेट का सोफ़ा सेट और सेंट्रल टेबल थी। कमरे में लगे फानूस की वजह से कमरा जगमगा रहा था। जी आइए शहरयार साहब।
اس کا ہم عمر نوجوان کمرے کے ایک طرف سے نکل کر اس کی طرف مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا تو اس نے مسافہ کیا۔ وہ پیکٹ نہیں لائے آپ؟ وہ اس کے بیٹھتے ہی بولا جی وہ گاڑی میں ہے۔ سر تو آرام کر رہے ہیں ورنہ وہ خود آپ سے ملاقات کرتے۔ گاڑی لاک ہے کیا؟ ملازم جا کر لے آئے۔ اس نے سر ہلا دیا تو ملازم باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں پیکٹ ان صاحب کے حوالے کر کے وہ باہر نکل آیا۔ باہر مکمل رات ہو چکی تھی، وہ باہر نکل رہا تھا اور رباب اندر داخل ہو رہی تھی۔ شیلا اس کے ساتھ نہیں تھی۔ جا رہے ہیں آپ؟ وہ اسی خوش دلی سے بولی اور جس سے پہلے بات کرتی رہی تھی۔ جی بالکل، خدا حافظ۔ نہ جانے کیوں اس کا جی چاہا وہ اسے روک لے کچھ دیر کے لیے اور یہاں کھڑا رہے، یا اور اسے کچھ نہیں تو دو چار جملوں کا مزید تبادلہ ہو جائے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ وہ ہاتھ ہلاتی اندر کی طرف مڑ گئی اور اپنے دل کی حسرت دل میں لیے باہر نکل آیا۔ آخر میں کیوں یہ چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ دیر اور میرے پاس کھڑی رہے، سلسلہ کلام کچھ اور دراز ہو جائے؟ آخر کیوں؟ وہ واپسی کے طویل راستے میں خود سے بار بار یہ سوال کرتا رہا، اور نہ جانے کیوں واپسی کا سفر اسے اور بھی زیادہ طویل محسوس ہو رہا تھا اور خالی خالی سا بھی، جیسے اپنی کوئی قیمتی چیز کہیں پیچھے بھول آیا ہو۔ اس خیال پر اس کے دل نے سرزنش بھی کی، مگر دل نہ جانے کیا چاہتا تھا وہ سمجھ نہ سکا۔ پھر سے وہی بے کیف دن اور بے کیف راتیں، وہ ایمن اور اس سے منسلک ہر جذبے، ہر رشتے کو کسی برے خواب کی طرح بھلا دینے کی کوشش کر رہا تھا، بلکہ بھلا چکا تھا۔ کئی روز بعد اپنی ذاتی شاپنگ کے لیے آیا تھا، شاپرز ہاتھ میں لیے باہر نکل رہا تھا جب بری طرح کسی سے ٹکرایا، اور اس کا آہنی کندھا کسی نازک کندھے سے ٹکرایا تھا۔ وہ تو پورا گھوم کر رہ گئی تھی، کچھ سخت بولنے جا رہی تھی، شہریار کی شکل دیکھ کر اس کے لب ات کھلے رہ گئے۔ ارے رباب آپ! شہریار کو حیرت کے ساتھ سرپرائزنگ خوشی ہوئی تھی۔ ارے کمال ہے، آپ کو میرا نام یاد ہے؟ شاید 15 کے 20 دنوں کے بعد ہم ملیں۔ وہ بھی خوشگوار حیرت سے بولی۔ ملے نہیں، ٹکرائے ہیں، اس نے خوش مزاجی سے تصحیح کی۔ بالکل، آپ نے تو میرا کندھا اتارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اپنا کندھا دباتے ہوئے بولی۔ اوہ سوری، میں بالکل نہیں دیکھ سکا، زیادہ زور سے لگ گیا، وہ شرمندہ سا ہوتے ہوئے بولا۔ نہیں، کم زور سے لگائے، ایک بار پھر لگا کر دیکھیں، وہ بے تکلف لہجے میں بولی، جیسے وہ دونوں مدتوں سے ایک دوسرے سے یوں ملتے رہے ہوں۔ وہ دوبارہ سوری کرنے لگا۔ اٹس اوکے، ہو جاتا ہے کبھی ایسے بھی، مروتاً مسکرائی۔ آئیں کہیں بیٹھتے ہیں۔ اس روز جو خواہش اس کے دل میں حسرت بن کر رہ گئی تھی آج زبان پر آ ہی گئی۔ کہاں؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ اوپر کیفے میں چلتے ہیں۔ فوراً بولا تو کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ کیا سوچنے لگیں؟ دل نہیں کر رہا تو کوئی بات نہیں۔ نہیں، وہ اصل میں وہ رکی اور ہینڈ بیگ سے اپنا سیل نکالنے لگی۔ آپ کی وہ کزن کم دوست نہیں آج آپ کے ساتھ؟ شہریار کو یاد آیا تو پوچھنے لگا۔ وہی ساتھ ہے نا، اپنی شاپنگ کو نکلی ہے۔ میں ذرا اسے کال کر کے کہہ دوں کہ وہ وہیں آ جائے جہاں ہم جا رہے ہیں۔ کہتے ہوئے ایک طرف ہو کر کال کرنے لگی۔ شہریار کے دل کی کلی کھلنے لگی۔ کریم محمود آپ کے کون ہیں؟ وہ پہلی ٹھوکر سے سنبھل چکا تھا، اس ٹھوکر کی ضرب نے اس سبق کو اسے بھولنے نہیں دیا تھا، سو یوں ہی تعلقات بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ انکل ہیں میرے، چاچو۔ میں اور میرے پیرنٹس اصل میں مڈل ایسٹ میں ہوتے ہیں، بلکہ پاپا تو سمجھیں ابھی لندن میں ہیں، کبھی پیرس، سڈنی، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں جس کے بارے میں ہم شیور ہو کر کہیں کہ آج پاپا وہاں پائے جائیں گے۔ ہنستی ہوئی بولی۔ شہریار کو اس کی ہنسی بہت ہی خوبصورت لگی، جیسے کانچ کے برتن سے کوئی دوسرا کانچ ٹکرایا ہو۔ میں ویسے ہی ادھر ویکیشنز میں آئی ہوں، اپنے چاچو کے پاس۔ بچپن سے اب تک اپنی تمام چھٹیاں انہی کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ سپینڈ کرنا پسند کرتی ہوں، اور شیلا میں تو سمجھیں کہ میری جان ہے۔ وہ خاصی باتونی لگتی تھی۔ آپ اپنے بارے میں بھی تو کچھ بتائیے۔ اسے خیال آ ہی گیا شہریار صرف اسی کو سن رہا ہے۔ مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ بول رہی ہیں، میرے پاس یوں بھی کچھ بتانے کو خاص ہے نہیں، آپ کی طرح کوئی اسپیشل رشتے یا کوئی رشتہ جس میں میری یا اس کی بات ہو، بس عام سا انسان ہوں اور عام سی زندگی۔ دھیرے دھیرے ایسے متاثر کن انداز میں بولا کہ رباب چپ سی ہو گئی۔ دیکھنے میں تو عام نہیں، بے حد خاص لگتے ہیں آپ۔ ٹیبل کی گلاس ٹاپ پر انگلی سے ڈیزائن بناتے ہوئے اس نے مدھم سی آواز میں کہا تو شہریار نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ دونوں کی نگاہیں ملی، کتنے ہی لمحے گم ہوتے چلے گئے۔ ہے نا آپ خاص؟ پھر دو کانچ ٹکرائی۔ وہ کیسے؟ بے خود سا بولا۔ میری نظروں میں دیکھ تو رہیں کتنے خاص الخاص ہیں آپ، وہ بے باکی سے کہتے ہوئے بے اختیار پلکوں کی باڑ گراتے ہوئے بولی تو شہریار کو لگا ایک بار پھر قسمت اسے آزمانے کا ٹھان چکی ہے۔ اس نے ہیجان کے دریا میں ڈوبتی ابھرتی دل کی دھڑکنوں کو سرزنش کرتے ہوئے تنبیہ کی۔ ایک بات کہوں رباب؟ وہ چند لمحوں بعد اسی فسوق خیز آواز میں بولا۔ ہاں، ابھی بھی گلاس ٹاپ ڈیزائن بنانے میں مگن تھی، مگر اس کے مسکراتے لب اس کی کسی اور محویت کی کہانی سنا رہے تھے۔
उस शाम जब हम पहली बार मिले थे और मैं वापस लौटने लगा था तो पता है मेरे दिल ने क्या तमन्ना की थी। वो इसके खूबसूरत नकोश वाले चेहरे को दिलचस्पी से देखते हुए बोला, मैं बताऊं? तेज़ी से पलकों की बाड़ उठाते हुए रोशन दिए सी नज़रें इस पर जमाते हुए बोली, हाँ। बगैर पलके झपकाई से देख रहा था कि हम दोनों कुछ देर और एक दूसरे के साथ रहें, कुछ वक्त एक दूसरे की कंपनी में और गुजारें, है ना? कुछ इस तरह बेसाख्ता शहरियार जवाब में पुरजोश से तायद भी नहीं कर सका, बस यकटक उसे देखता रह गया। मैंने गलत कहा? वो इसकी चुप पर बोली, अगर ये दुरुस्त है तो इसे क्या कहते हैं? ख्वाबनाक सी कैफियत में पूछ बैठा। इसे आइसक्रीम कहते हैं, वो भी मेरी पसंदीदा चॉकलेट फ्लेवर। एकदम से बच्चों की तरह खुश होते खिलखिलाई। शहरियार जैसे किसी और ही जहाँ की सैर से लौट आया। अभी जाकर महमूद करीम और उसके भाई का सारा बायोडेटा मालूम करवाऊँगा, मगर पहले की तरह बोगस बंदे से नहीं। फिर दिल लगने में, मोहब्बत करने में कोई हर्ज भी नहीं। आइसक्रीम खाते हुए आगे की प्लानिंग कर रहा था। अगरचे अंदर ही अंदर इसका दिल तंबीह कर रहा था कि अभी पहले ज़ख्म पर खुरन नहीं आए, सो नई मनसूबाबंदी से परहेज़ करना चाहिए। मगर दूसरी तरफ वो हाथ इस गोल्डन चांस को मिस करने के हक़ में भी नहीं था। वापसी पर दोनों एक दूसरे के सेल नंबर ले चुके थे। शीला भी आ गई और इन दोनों को यूं एक दूसरे से महवे गुफ्तगू देखकर इसी तरह भौंडे मजाक करने लगी। ओके सी यू, मैं रात को तुम्हारी कॉल का वेट करूंगी 10 बजे के बाद। वो अपनी पराडों में बैठने से पहले ज़रा मध्यम आवाज़ में इसे ताकीद करते हुए बोली तो खुलकर मुस्कुरा दिया। आज कितने दिनों के बाद इसने ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह महसूस किया था, वरना इन्हें छोड़ने के बाद से अब तक तो किसी बेहिस लाश की तरह इसने सपाट बेकैफ दिन ही गुजारे थे। रबाब के पापा साबिक होम सेक्रेटरी रह चुके थे, इसके दूसरे चचा फाइनेंस सेक्रेटरी थे, इसके मामू सूबाई वज़ीर ख़जाना रह चुके थे। ये तो इनके ख़ानदान के लोगों के गवर्नमेंट रैंक्स थे, जबकि बिज़नेस की सतह पर उनकी पूरी बिज़नेस एम्पायर थी, जिसका शुमार करना मुश्किल था क्योंकि बहुत कुछ पेपर्स में था और बहुत कुछ बिहाइंड द सीन भी था। महमूद करीम की 2 शुगर मिले जिनमें रबाब के वालिद के 50% शेयर्स थे। इसके अलावा उसकी काटन मिल्स, ग्लास फैक्ट्रियाँ थीं जिनमें सारी फैमिली के मुख्तलिफ इशूज़ में शेयर्स थे। दुबई में उनके सारे बिज़नेस की देखभाल रबाब की मामा करती थी और रबाब अपने पेरेंट्स की अकलौती औलाद थी। पारस तो अब हाथ लगा। वो सारी मालूमात पढ़ता जाता था और सर धुनता जाता था। इसने दिनों में ही रबाब से ताल्लुक़ बढ़ाने में देर नहीं लगाई। मेरी जान बहुत ऊंचा उड़ रहे हो, ज़रा संभल के। ये रिजवान को न जाने कैसे खबर हो जाती थी हर बात की। 2 बार जाते जाते से ज़ुमाइनी अंदाज में तंबीह करके गया, जलता है कम वक्त, खुद जो जहाँ था वहीं पड़ा सड़ रहा है। दूसरों की किस्मत से तो इस जल कुकड़े ने खाइफ होना ही है। बद नज़र इंसान, पहले भी इसी की नज़र लगी, बना बनाए खेल उल्टा हो गया। अब कि इसे किसी मामले में शामिल नहीं करना। वो रिजवान की तंबीह से अच्छा खासा चिढ़ा हुआ था। एक दिन रबाब ने इसे अपने चाचू के इस फार्म हाउस पर इनवाइट किया। कोई फंक्शन था, गेट टुगेदर की कोई तकरीब जो इसने वहाँ देखी। ऐसी तो शायद इसने हमसाया मुल्क की फ़िल्मों में देख रखी थी। क्या बेतकल्लुफ़ बेहिजाबाना अंदाज़ महफ़िल था, और जो महफ़िल का रंग था, इस रंग में हर कोई रंगा हुआ था। ख़ुद रबाब ने इतना मुख्तसर लिबास पहन रखा था, रात की मुनासबत से ब्लैक लॉन्ग स्कर्ट के साथ ब्लैक टॉप जिस पर खूबसूरत सिल्वर हीरो जैसे रंग लगे थे, मैचिंग ज्वेलरी और नाजुक ब्लैक सैंडल। वो पहले दिन वाली और रोज़ मिलने वाली रबाब से बिल्कुल मुख्तलिफ और मुनफरिद नज़र आ रही थी। शीला के तो रंग ही जुदा थे। इसने लिबास के नाम पर 2 धज्जियाँ बांध रखी थी, और वो जो मॉडर्न सोसाइटी फैशनेबल सेटअप में मिक्सअप होने का मुतमन्नी था, इस वक्त इसके पसीने छूट रहे थे। ये सूट इसे रबाब ने गिफ्ट किया था। इम्पोर्टेड जूते न जाने किस महंगे ब्रांड के थे। वहाँ किसी और के पैरों में इतना शानदार लेदर नहीं देखा था। एक दूसरे की बाहों में झूमते घूमते कपल्स और बैकग्राउंड में चलता लाइट म्यूज़िक, मशरूबात खाने, वेटर्स की सर्विंग, ये सारा माहौल इसके लिए बेहद नया और अनोखा था। वो बार बार माथे पर आता पसीना टिश्यू में जज्ब कर रहा था। तुम इधर कोने में क्यों खड़े हो? तुम्हें अपने अंकल और आंट से मिलवाती हूँ। रबाब बेतकल्लुफ़ी से इसका हाथ पकड़े वहाँ से ले गई। इसके अंकल और आंट 2 मुख्तलिफ अंकल और आंट के पहलू में डांस करते मदहोश थे। उन्होंने रबाब के कराए गए ज़बरदस्ती तारुफ पर मुस्कुराकर इसे देखा, हाथ हिलाकर विश भी किया। लगता है ऐसी किसी भी गेट टुगेदर में फ़र्स्ट टाइम आयो। रबाब इसकी बार बार भीगती पेशानी देखते हुए इसका हाथ दबाकर बोली। वो खिसियाकर सर हिला बैठा। आजकल के ज़माने में तुम जैसे अजूबे नौजवान वाकई देखने बल्कि प्रिजर्व करने के काबिल हैं। वो खिलखिलाई थी। मुस्कुराया तो शहरियार भी था, मगर इसे रबाब की बात को ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी। आओ तुम्हें एक ज़बरदस्त चीज़ पिलवाऊँ। वो इसका हाथ खींचकर बार टेबल की तरफ ले गई, जिस पर हर तरह का मशरूब सजा था।
اس نے بڑی نزاکت سے اپنے ہاتھوں سے شہریار کے لیے نہ جانے کون سا مشروب تیار کیا تھا، جبکہ شہریار کو تو ساری سراہی دار رنگین بوتلیں ایک جیسی ہی لگ رہی تھیں۔ اس وقت گھبراہٹ میں سے ٹھیک طرح سے ان پر لکھے لیبل بھی نہیں پڑے جا رہے تھے۔ پیو، یہ میں نے فرسٹ ٹائم صرف تمہارے لیے بنایا، خاص اپنے ہاتھوں سے۔ اس نے آدھا بھرا جام اس کی طرف بڑھایا اور ساتھ جتا کر کہا، سوری، میں تو نہیں پیوں گا۔ بے طرح گھبرایا تھا، اس نے تو ایک بار بھی تنہائی میں اپنی تمام تر پلاننگ کے دوران اس مرحلے کے بارے میں نہیں سوچا تھا کہ اگر ایسا کوئی مرحلہ آ گیا تو وہ کیا کرے گا۔ کم آن ایسٹرن بوائے، یہ وہ برانڈ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو یار۔ یہ لائٹ اتنا پلیزنٹ ہے کہ تم اس کا ایک گھونٹ کیا پوری بوتل چڑھا جاؤ، تمہیں ایسا اطمینان سکون ملے گا کہ تم تصور نہیں کر سکتے۔ شیری ڈارلنگ، کم آن، ہماری سوسائٹی میں سیٹ ہونا ہے تو یہ تو کرنا پڑے گا، ورنہ تو بہت مشکل ہو جائے گی میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی۔ اس کے سیاہ لباس کا تاریک سایہ یکدم اس کے چہرے پر چھا گیا تھا۔ ایسا تو مر کر بھی نہیں چاہ سکتا تھا، مگر یہ… اس نے کنکھیوں سرخ جام کی طرف دیکھا، سرخ جام کی طرف دیکھا۔ کون سا میں ایک پینے سے عادی ہو جاؤں گا؟ اس کا دل رکھنے کی تو بات ہے، ضروری ہے کہ یہ ہر بار مجھ سے یوں ہی اصرار کرے اور میں پی ہی لوں۔ پہلی بار اتنے مان اور چاہ سے کہہ رہی ہے تو مجھے بھی اس کے دلی جذبات کا خیال تو رکھنا چاہیے۔ پھر وہ بھی تو ٹھیک کہہ رہی ہے، اس طرح میں کس طرح ان کے سرکل کا حصہ بن پاؤں گا؟ اسے بھی مشکل ہو جائے گی اور مجھے تو ہوگی ہی۔ اس نے ساری باتیں سوچنے کے لیے چند سیکنڈز لیے، پھر جبراً ایک مسکراہٹ چہرے پر سجا کر رباب کو دیکھنے لگا۔ اوکے، تم نہیں پینا چاہتے تو کوئی بات نہیں، نو پرابلم۔ بد دل سی ہو کر مڑنے لگی تھی، شہریار نے ہاتھ پکڑ کر اس سے جام لیا اور لبوں سے لگا لیا۔ رباب ایک دم ہنس پڑی، اسے لگا اس کے دل کی کلی بھی کھل گئی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو نظروں ہی نظروں سے دل میں اتارنے لگے۔ یہ انہی نظروں کا اثر تھا، یہ اس جام کا، کہ رباب کچھ ہی دنوں میں اس کے دل کے اتنے پاس آ گئی کہ اسے کئی دھڑکنوں میں دھڑکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ شہری میں جا رہی ہوں دبئی واپس، اس کی اطلاع تھی یا بم بلاسٹ؟ کچھ شہریار کے تاثرات بھی ایسے تھے کہ وہ خود ہی ہنس پڑی۔ کم آن یار، تم تو پیلے پڑ کے۔ ماما پاپا آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک ہفتے کے لیے جانا ہے، اور انہیں میں نے بطور خاص یوں بلوایا ہے کہ ڈیئر تمہیں ان سے متعارف کروا سکوں۔ کہ میں نے… تم میرے بارے میں کہاں تک سوچ چکے ہو، بتاؤ نا۔ وہ ایک دم سے بولی تو وہ فوری جواب نہ دے سکا۔ یوں ہونکوں کی طرح کیا دیکھ رہے ہو، پسند کرتے ہو نا مجھے؟ وہ اس کی ناک ہلا کر بولی تو وہ بھی ہنس دیا۔ ابھی شک ہے اس پسندیدگی میں؟ وہ برا سا منہ بنا کر بولا۔ شہری، تم میرے ہو نا؟ وہ اچانک سے بولی۔ بالکل۔ وہ فوراً بولا۔ مکمل میرے ہے نا؟ اس کے دوبارہ پوچھنے پر شہریار کا دل دھڑکا۔ ہاں یار، مکمل طور پر تمہارا۔ تم منگیش تو نہیں ہو نا، یا میرٹ؟ میں نے ٹھیک کہا نا؟ وہ پوچھ رہی تھی اور وہ اسے پورے یقین سے جواب دینا چاہ رہا تھا، مگر چاہنے کے باوجود نہ جانے کیوں تھوڑی دیر تک کچھ بول ہی نہ سکا۔ بولو نا۔ کیا پوچھا میں نے؟ اس کے چپ کھڑے رہنے پر ہراساں ہو کر بولی۔ اگر میں کہوں… وہ رک گیا۔ رباب خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ شہریار کی نظروں کے سامنے بے اختیار اپنی پیچھے آتی سے پکارتی ایمن کا چہرہ آ گیا۔ رباب کہیں گم ہو گئی۔ اس کے سامنے ایمن کھڑی تھی، صرف ایمن۔ ایسا منظر اس کی نگاہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ حیران اور ششدر تھی۔ منیا اس چکور احاطے میں جہاں ساری کٹڑی کا کئی دنوں کا کوڑا کرکٹ ایک غلاظت کی شکل اختیار کرتا جمع رہتا تھا، اس بے انتہا غلیظ بدبودار ڈھیر پر جھکی، اس کے اندر ہاتھ ڈالے کوئی سفید سفید سی چیز چن کر نکالتی اور بڑی رغبت سے منہ میں ڈال لیتی۔ وہ اس کام میں اس طرح محو تھی کہ اسے ارد گرد کسی اور کی تو کیا، شاید یہ بھی خبر نہیں تھی وہ کہاں سے کیا چیز اٹھا کر منہ میں ڈال دی ہے۔ چند لمحوں سے زیادہ ایمن اس کریہ منظر کو برداشت نہیں کر سکی۔ اندھا دھند وہ اندھیری اونچے پائیدانوں والی ٹوٹی پھوٹی سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ اس کا ایک ہاتھ اپنے گلے پر تھا اور دوسرا پیٹ پر۔ پاگلوں کی طرح بھاگتی اوپر آئی۔ راستے میں زاہدہ باجی کے پہاڑ سے وجود کو نظر انداز کرتے اندرون کمرے کے عقب میں سے اس غسل خانے کی طرف بھاگ گئی۔ اس کا معدہ بری طرح الٹا تھا۔ اسے الٹی سے ہمیشہ نفرت رہی تھی۔ اپنے شعور میں اس نے ہمیشہ کوشش کی اسے کبھی الٹی نہ آئے۔ میڈیسن لے لیتی، مگر اور آج ان لمحات میں کچھ بھی اس کے اختیار میں نہیں رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ طبیعت تو اچھی ہے؟ زاہدہ باجی اندر تو نہ آئی، وہیں پیڑھے پر بیٹھی چلا کر پوچھنے لگی۔ ایمن ہانپتی اندر آ کر جھلنگا مسہری پر گر گئی۔ اس کی آنکھوں سے پانی رواں تھا اور ڈھل مل کرتے پنکھے کو تکی جا رہی تھی۔ اسے پھر اپکائی آئی، غسل خانے کی طرف دوڑی۔ منیا، دوڑ دیکھ ذرا مامی کو کیا ہو گیا، اللہ خیر کرے، لگتا ہے کوئی خوشی کی خبر ہے۔ زاہدہ باجی پیڑھا گھسیٹتے ذرا سی آگے ہو کر چلائیں۔ منیا، کہاں گئی؟ دفعہ ہو، اوپر مار۔ زاہدہ باجی پورے دقت سے چلائیں۔ کیا ہے ماں، کیوں حلق پھاڑ دی ہو؟
मुनिया की आवाज़ सुनते ही ऐमन का कलेजा जैसे उछल कर गले में आ गया। नामुराद, सुबह सुबह नीचे किस माँ को सलाम करने जाती है मरदूत? तुझे तो मैं पैदा होते ही मार डालती तो बड़ा ही नफ़ा कमाती। जाहिदा बाजी ने इसे देखते चिल्ला कर कहा और पास पड़ा सिल्वर का गिलास ही से दे मारा। साइड बचाकर खी खी करने लगी। हाँ, जैसे इन मनहूस कागज़ों को लेई लगाकर बड़ा नफ़ा कमाती है तो अम्मा। बेशर्मी से हंसती हुई अंदर आ गई। अगर थोड़ा काम करवा दे 4 पैसे मिल जाएंगे, वरना आज फिर सबको फाके से रहना पड़ेगा। अब के जाहिदा बाजी ने ज़रा मुलायम लहजे में कहा। कौन सी नई बात होगी, रोज़ ही फाका करते हैं, आज भी कर लेंगे। रात पंखे के बगैर सोए, मच्छर और खटमलों ने जो बदन में रहा सा खून था वो भी चूस चूस कर निकाल दिया। सारी रात में सो नहीं सकी। अम्मा, तेरा ये मुफ्त खोरा बदमिजाज करेले जैसा भाई कब यहाँ से दफान होगा? ओए ओए करके यूँ बुलाता है जैसे हम इसके नौकर हों या ज़मीन पर रेंगते कीड़े। पता नहीं किधर से मामू बनकर आ गया। मामू छोड़, मुझे तो कोई जालिम कसाई। अभी मुनिया का जुमला पूरा नहीं हुआ था कि जाहिदा बाजी ने चूल्हे के पास पड़ा पत्थर उठाकर पूरी ताकत से दे मारा। इसके मुंह से एक दर्दनाक चीख सी निकली। पत्थर इसके कंधे की ठीक ठाक मिजाज पुरसी कर गया था। तेरी ज़ुबान में कीड़े पड़े जो मेरे भाई को ऐसे कहा? कैसे बदबख्त किधर से मेरे घर में पैदा हो गई? आस्तीन का सांप, तो क्यों नहीं कहीं दफान हो जाती जो इसके बारे में ऐसे सोचे है? निकल यहाँ से, दूर हो मेरी नज़रों के सामने से। तेरी शक्ल ना मैं देखूँ। नॉन स्टॉप गालियाँ बक रही थी। मुनिया ढट्टाई से कंधा सहलाती अंदर आ गई। एक नफ़रत भरी नज़र ऐमन पर डाली। मसहरी से मैला कुचैला तकिया खींच कर नीचे लेटने लगी। ऐमन की नज़रों से करीब मंजर हटाई कब था जो मुनिया को देखकर नए सिरे से उभरता। तुम्हें शर्म नहीं? कोई किस कदर गलीज़ हो तुम गंदी। इस गंदगी के ढेर से क्या निकाल कर खा रही थी? ऐमन को पता नहीं चला कब वो दरश्त लहजे में बोलते हुए से ललकार बैठी। हम गंदे गलीज़ कूड़े का ढेर। ठीक कहा। तो तुम्हें पाक साफ शहद लगे जिस्मों को लेकर इस गंदगी के ढेर पर आ बैठने की क्या मुसीबत पड़ी है? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। हम तो इसी गंदगी में पैदा हुए हैं और इसी ढेर में मर जाएंगे। तुम्हें क्या तकलीफ़ है? वो लड़ाका औरतों की तरह हाथ नचा नचा कर यूँ बोल रही थी जैसे ऐमन को कच्चा ही चबा जाएगी। जाहिदा बाजी की गालियों मुगल्लज़ात का तूफ़ान इसी रफ्तार से जारी था और मुनिया तकिया सर के नीचे रखकर मज़े से लेट गई। मुझे यहाँ नहीं रहना। वो दिन भर में कई बार कभी ज़ेरे लब, कभी दिल में, कभी सरगोशी में ख़ुद को यकीन दिलाती। यहाँ नहीं रहना तो कहाँ जाओगी? हर बार इस यकीन दहानी के साथ ये सवाल भी ज़रूर सर उठाता रहा, जिस पर वो बेबस सी होकर रह जाती। अम्मा, खाने में क्या है? भूख लगी है। काफ़ी देर इसी कुर्सी पर बैठी रही थी। 2 बार शहरियार के मोबाइल पर कॉल करने की कोशिश की। इसका मोबाइल मुसलसल बंद था। बाहर से शायद जुगनू रूहान सी आवाज़ में पूछ रहा था, इतनी बड़ी पहाड़ सी माँ बैठी है, छुरी पकड़ो, इसको काट काट कर नमक मिर्च लगा कर खाते जाओ। जाहिदा बाजी जली भुनी आवाज़ में संग दिली से बोली। ऐमन कुर्सी पर बैठी और भी सुकड़ गई। मुनिया इसी तरह हाथ पाँव छोड़े बेसुध सो रही थी। 2-3 बार जाहिदा बाजी ने मुख्तलिफ़ चीज़ें उठा कर इसे मारी। दूसरी तरफ करवट ले लेती मगर उठी नहीं, क्योंकि इसे मालूम था माँ यहाँ तक तो उठ कर आ नहीं सकती। थोड़े से और लिफाफे बना लो तो जाकर चाचे को दे आना, थोड़े बहुत पैसे ले आना। ये कोको थी, स्कूल से आने के बाद बैठी मुसलसल माँ के साथ इन डायरेक्टरी के सफ़ों को लेई के साथ जोड़ जोड़ कर महारत से लिफाफे बना रही थी। जुगनू को अपने साथ लगाने के लिए बोली। हरगिज़ नहीं, मुझे तो भूख लगी है। वो तड़प कर पीछे हटा था। भूख तो जुगनू सबको लगी है। भूख भूख पुकारने से तो कुछ नहीं होगा। हाथ पाँव हिलाएंगे तो भूख का कुछ इंतज़ाम हो सकेगा। ऐमन को वो ढांचा सी कमज़ोर लड़की इस सारे माहौल में मुतहम्मल मिजाज और हौसले में इन सबसे बढ़कर सेहतमंद लगी थी। नहीं, पहले कुछ खाने को, फिर काम करूँगा। अड़ियल लहजे में बोला। अम्मा, सल्लू कहाँ है? अल्लाह जाने कहाँ सुबह से दफान हुआ है। एक वो मरदूद हराम खोर पड़ी ऐंठ रही है, एक वो काम चोर नौकरी को लात मार आया। सर पर बंधी मलमल की पट्टी पर हाथ रखकर दबाने लगी। फिर बहुत सा वक्त गुजर गया। कोको तेज़ी से लिफाफे बना रही थी। जुगनू वक्फे वक्फे से भूख का राग लाप रहा था। मुनिया अब करवट पे करवट लिए जा रही थी। भूख ने शायद इसे भी उठने पर मजबूर कर दिया था। और ऐमन वक्फे वक्फे से शहरियार का नंबर मिलाई जा रही थी जो मुसलसल बंद था। आखिर मैं इसको क्यों फ़ोन कर रही हूँ? जब सुबह वो अपने मुंह से दिल की बात कहकर एक तरह से ताल्लुक़ को लात मार कर चला गया, फिर मैं क्या इतनी बेशर्म हूँ, ढीठों की तरह इसके आसरे की तलब कर रही हूँ? जबकि मुझे खुले लफ्ज़ों में धोखेबाज कह गया कि इसके साथ हाथ हुआ है, तो वो मेरा फ़ोन क्यों रिसीव करेगा? अगर मैं इधर पड़ी रहूँगी तो अपनी मर्ज़ी से वो मेरी परवाह करने नहीं आएगा। वो तो पहले ही इस जगह से मुतनफ़र था, दोबारा यहाँ क्यों आने लगा? फिर मैं क्यों इसे फ़ोन कर रही हूँ? किस आस पर? इसने ख़ुद को समझाया था, अब जो भी फ़ैसला करना है मुझे करना है। यहाँ रहना है कि? इसके खाली मैदे में मरोड़ सा उठा। हरगिज़ नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना।
अम्मा भूख, हाय चक्कर आ रहे हैं। रात भी 3 लुकमे दिए थे इन कमीनों ने मुझे। जुगनू कहते कहते एकदम से रोने लगा। मुनिया उठकर बैठ गई थी और परेशान नज़रों से बाहर की तरफ देख रही थी। कोको के हाथ भी अब बिल्कुल सुस्त पड़ चुके थे। जाहिदा बाजी बेबसी से रोते हुए जुगनू को देख रही थी। अम्मा कुछ खाने को है। इसी वक्त सल्लू की एंट्री हुई। हाँ हैं, जूते, मुक्के, लाते, गालियाँ और कोसने। क्या खाना पसंद करोगे सल्लू भाई? मुनिया की ज़ुबान में बेख्तियार खुजली हुई थी। वो वहीं बैठी बैठी तड़क कर बोली। इसी वक्त सल्लू की टूटी फूटी प्लास्टिक की चप्पल हवा में उड़ती हुई आई और सीधी मुनिया के सर पे लगी। वो रोती रोती सर पे हाथ रखकर कमरे में नाचने लगी। साथ ही इसके मुंह से बेधड़क गालियाँ निकलने लगीं। सल्लू बेनियाज सा चारपाई पर बैठकर उम्मीद भरी नज़रों से माँ की तरफ देखने लगा। अम्मा 5 दर्जन हो गए, 30 रुपये तो दे देगा चाचा। जाओ सल्लू, ले जाओ। कुक्को ने लिफाफों के धागे से बंधे 5 छोटे छोटे बंडल आगे बढ़ाए। 30 रुपये का क्या करूँगा? इसने अपना उधार पैसों में काट लेना है। वो बनिया कभी भी नहीं देगा पैसे मुझे, पता है मुझे। सल्लू ने चारपाई से कमर लगाते होगा तो कुक्को ने आहिस्तगी से बंडल अपनी तरफ खिसका लिए। इसके सर में दर्द होने लगा था, शायद सुबह आने वाली उपकाइयों, इनके मुसलसल झगड़े और सुबह से अब तक चलने वाले फाके की वजह से। आखिर ये लोग चुप क्यों नहीं हो जाते? इसने झुंझला कर सोचा, किससे झगड़ दें? भूख के लिए। और भूख भूख किससे मिटेगी? भूख तो मुझे भी लगी है। कुक्कू इधर आओ, बेख्तियार बोल रही थी। कुक्कू कुछ हैरान सी पहले से देखे गई, फिर माँ को देखने लगी। माँ ने बात सुनने का इशारा किया तो वो उठकर आ गई। ये लो पैसे, इनको कुछ खाने को मंगवा दो। इसने कुर्सी पर अपने नीचे दबे पर्स में से 100 का नोट निकाल कर कुक्कू की तरफ बढ़ाया। वो हिचकिचाकर माँ को देखने लगी, जबकि मुन्निया और सल्लू चमकती आंखों के साथ 2 कदम आगे आ गए थे। ना, नहीं, रहने दो। ये तो यूं ही शोर करते हैं, अभी थोड़े लिफाफे और बनेंगे तो दे आएगा और जाकर कुछ ले भी आएगा।